विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के इसमें हमने लिखा है कि किसी चालक में ऊष्मा का उत्पन्न होना निश्चित है। कभी कभी यह वांछनीय होता है और कभी कभी अवांछनीय होता है। वांछनीय का मतलब क्या होता है? वांछनीय का मतलब होता है कि जो चीज हम चाहते हैं, मान लो कहीं पे हमको ऊष्मा उत्पन्न कराना चाहते हैं और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये वांछनीय हो गया। और कहीं ऊष्मा तो उत्पन्न होगी होगी, कहीं कहीं पे क्या है कि हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी ऊष्मा तो उत्पन्न ही होगी। तो ऊष्मा का उत्पन्न होना निश्चित है, लेकिन जहां जहां पे हमें वांछनीय होता है वहां फायदेमंद वाली बात हो जाती है, जहां पे हम चाहते नहीं फिर भी उत्पन्न हो रही तो वहां पे ये हानिकारक का काम कर देती है। इतनी बात क्लियर हुई? अब है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के वांछनीय उदाहरण। वांछनीय उदाहरण जहां पे हम चाहते हैं और वहीं पे उसको उत्पन्न हो रही। पहली हो गई जैसे विद्युत इस्त्री, जैसे कपड़ा प्रेस करते हैं। दूसरा हो गया विद्युत हीटर, जो तुम्हारा जिसमें खाना बनाते हैं, हीटर में। विद्युत टोस्टर तुम लोग देखे नहीं होगे, उसे टोस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हीटर का होता है वैसे टोस्टर, उसके अंदर स्प्रिंग लगी होगी, गर्म कर देता होगा। विद्युत तंदूर, कई बार भट्टी होती हैं, जैसे हीटर से खाना बनाते हैं वैसे तंदूर होते हैं, ठीक है। तंदूर में वैसे कोयला होता है लेकिन बिजली की भी इलेक्ट्रिक तंदूर होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, केतली होती है। केतली, इलेक्ट्रिक केटल, तुम कहीं जब बाहर जाओगे पढ़ने वढ़ने के लिए तैयारी करने जाओगे तो बहुत सारे बच्चे कुछ रईस खानदान से आते हैं तुम्हारे, तुम लोगों के गांव की तुलना में, तो उनके पास वो लोग खरीद के रखते हैं इलेक्ट्रिक केटल। गाँवों में तो बहुत कम मिलेगी, ठीक है। विद्युत बल्ब हो गया और फ्यूज हो गया। फ्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इसे बहुत बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। अब नोट है, नोट में लिखा है बल्ब के तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन अर्थात गलनांक, टंगस्टन जिसका गलनांक कितना है, इसमें कटा हुआ पॉइंट, इसको तो इसमें 3380 सेंटीग्रेड होता है। ये याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बस इतना जान लो कि बहुत उच्च ताप होता है, कभी ताप नहीं पूछा जाता कभी, ठीक है। का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है जो उच्च गलनांक की प्रबल धातु है। समझ गए? अंक मत याद करने बैठना, गलनांक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब है विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को ताप विलगित बनाते हैं। विद्युत रोधी टेक, टेक का मतलब क्या? देखो, तो विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके हम तंतु को ताप विलगित बनाते हैं। ताप विलगित का मतलब हो गया कि जो चीज ताप के से विलगित होगी, उसमें क्या होगा कि वो बाहर की ऊष्मा न तो अंदर जाएगी, ना अंदर की ऊष्मा न तो बाहर जाएगी, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जाएगी, तो वहां का ताप स्थिर रहेगा। इस उसको बोलेंगे ताप विलगित, ठीक है। विलगित शब्द का मतलब ही होता है बाहरी चीजों से, उसका किसी से कोई लेना, एकदम से बाहर की चीजों से आदान प्रदान खत्म। जो भी सिस्टम विलगित होगा, समझ गए, उसका अदर अन्य चीजों से नाता खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं विलगित। ताप विलगित मतलब बाहर के, अंदर का जो ताप होगा वो फिक्स रहेगा। ताप किसकी वजह से होता है? ऊष्मा की वजह से। तो इसका मतलब अंदर की ऊष्मा ना तो बाहर जाएगी, ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर आएगी, तो ताप स्थिर रहेगा हमेशा। उसके लिए क्या करेंगे, विद्युत रोधी टेक लगाएंगे। विद्युत रोधी टेक इसलिए लगाते हैं, मान लो उसने ताप को तो रोक लिया, ताप को तो रोक लिया कम होने से इस वाले फिलामेंट का, लेकिन अब उससे क्या है कि ऊष्मा, सॉरी वो जैसे मान लो यहाँ पे है, ये मान लो ये टेक है, तो क्या हो गया, अगर ये विद्युत रोधी नहीं है तो इधर की धारा इधर पहुंच जाएगी, आगे जाएगी ही नहीं। तो विद्युत रोधी होना भी इसका जरूरी है, ठीक। समझ में आई बात? एक सेकंड, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि बल्बों में सक्रिय गैस, आर्गन और नाइट्रोजन
भरी जाती है। आर्गन और नाइट्रोजन हमने इसलिए लिख दिया है। सक्रिय गैस में तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन सब आ जाती है, समझ गए। तो जब कुछ ना याद हो तो अक्रिय गैस है, फिर साड़ी वाली लिख देना कुछ भी, समझ गए। नाइट्रोजन तो जो ऐसी गैस है जो अक्रिय गैसों के श्रेणी उत्कृष्ट, इनको उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं, तो नोबल गैसेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो वाली गैस है, कोई भी लिख देना। नाइट्रोजन एक ऐसी है जो उनकी कैटेगरी में नहीं आती, फिर भी ये भरी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज, यह जूल तापन पर आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है आगे भी मिलेगा, तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे विद्युत फ्यूज का क्या काम होता है। और एक होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का इंग्लिश में विद्युत लघुपथन, सॉरी हिंदी में विद्युत लघुपथन बोलते हैं, वो भी हम उस पर बात करेंगे अगले टॉपिक में। यह विद्युत परिपथ तथा विद्युत यंत्र साधित्र की सुरक्षा करता है। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जैसे यह परिपथ, परिपथ मतलब जिसमें से धारा बह के जाती है, जो तार वार खरीद के लाते हो, जिसको तुम लोग गांव की भाषा में डोरी बोलते हो, कहते 2 मीटर या 10 मीटर डोरी खरीद लाए, अब तो बिजली आ जाएगी घर में, समझ गए। तो उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। और विद्युत यंत्र, साधित्र को ही यंत्र बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने साधित्र लिखा है, लेकिन इसको सरल भाषा में याद रखो, ठीक है, इतना बहुत कठिन शब्दों में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत यंत्र की सुरक्षा करता है। यह विद्युत युक्ति के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जो विद्युत यंत्र होते हैं, समझ गए, कोई भी होती है विद्युत यंत्र होगा, उनके सबके श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा, तभी बचा पाएगा, नहीं बचा ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विद्युत फ्यूज कहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लेना, समझ गए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जीएस में भी खूब पूछा जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम, और तुम लोग भी कर लेना अपनी अपनी नोट्स में। नेक्स्ट है तुम्हारा, यह धारा का मान अनुमत धारा से अधिक होने पर खुद पिघल कर टूट जाता तथा, टूट जाता है मैंने ऊपर लिख दिया है, भूल गया था, तथा धारा प्रवाह रोक देता है, जिससे विद्युत यंत्र सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब ये लाइन अभी हम समझाएंगे तुमको। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये उचित गलनांक की धातु या मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसको एक बार देख लो। अरे एक सेकेंड, जैसे कोई सर्किट है, इधर से धारा आ रही, ठीक है, यहाँ पे तुमने कोई अपना घर का उपयोगी सामान विद्युत से चलने वाला लगा रखा है। तो अगर हम इसके श्रेणी क्रम में कोई लगा देंगे फ्यूज वगैरह, तो क्या होगा, जब धारा अधिक बढ़ेगी तो ये पहले गल के चू जाएगा, तो फिर ऐसे धारा जाना बंद हो जाएगी। ये तुम्हारा जो मूल्यवान बिजली का सामान, बिजली से चलने वाला कोई भी युक्ति है, कूलर, फ्रिज, मोटर वगैरह सब बच जाएंगे, ठीक। तो तुम्हारा हानि होने से बच जाएगी। ये बहुत सस्ता मिलता है, ये बहुत महंगी मिलती है, ये 50,000 1 लाख की मिलेगी, समझ गए। तो ये हो सकता है 20-25 रुपये का मिल जाए, ठीक है। तो अब ऐसा युक्त बनाने के लिए, मान लो हम इंजीनियर हैं, तो ढूंढेंगे कि कई कोई, तो ये, और यहाँ पे भी तार, यहाँ पे भी तार होता है, यहाँ भी तार होता है, वायर, ठीक है, विद्युत तार। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ वाले तार को ऐसा ढूंढेंगे कि उसका गलनांक कम हो। गलनांक कम होगा तो पहले ही गल जाएगा। यहाँ का तो इस यहाँ पे जो विद्युत सामान होते हैं, जैसे मोटर हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, उनमें जो तार लगे हुए हैं, उनसे इसका गलनांक कम हो, गलनांक कम होगा तो पहले ही ये गर्म होके गल के चू जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और भी चीजें देखते हैं, तो ऐसी कुछ धातुएं होते हैं, उनका नाम रट लेंगे, जो विद्युत फ्यूज के रूप में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो विद्युत यंत्र जो होते हैं, उनमें कापर वायर सबसे बेस्ट होते हैं, कापर वायर, ठीक है, तांबे के वायर। फिर ज्यादातर वो महंगे आते हैं, इसलिए लोहे के वायर आदमी ज्यादा लगाते हैं, और भी स्टील, अन्य धातुओं के एल्युमिनियम के तार लगाते हैं, ठीक है।
वो तो अलग बात हो गई। यहाँ पे स्पेसिफिक जो है, इन्हीं के जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा तुमको कि वहाँ पे कौन कौन सी चीजों के मिश्र धातुओं के ये बनाए जाते हैं, तो उनका गलनांक कम होता है, तो पहले गल के चू जाते हैं, हमारा जो मूल्यवान चीजें होती हैं वो बच जाती हैं जो विद्युत से चलती हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन, ये प्रोसीजर होता कैसे है ये थोड़ा समझ लो। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, जब ऊष्मा बढ़ती है तो कुछ पदार्थ, जैसे ये थोड़ी सी ज्यादा बिजली आएगी, बिजली जब आएगी तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, किसी भी प्रतिरोध में ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी तो उसका ताप बढ़ेगा। इसका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध बढ़ने से ऊष्मा बढ़ती है, तो ये प्रक्रिया इसे चलेगी। फिर अब देखो, पहली बार में मान लो ऊष्मा थोड़ी सी बढ़ी, 10 यूनिट बढ़ी, इससे ताप बढ़ा, इससे प्रतिरोध बढ़ा, इस प्रतिरोध से ऊष्मा बढ़ेगी, तो 10 के बजाय 20 हो गई, अब 20 से फिर ताप बढ़ेगा, फिर प्रतिरोध बढ़ेगा, फिर इसका ऊष्मा बढ़ेगी, 30 हो गई। अब ये 3 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो बहुत तेजी से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत स्पीड में बढ़ता है, तो इतना सेकंडों में ही बहुत इतनी ज्यादा उसमें हो जाती है कि ताप बढ़ जाता है, अब बढ़ के गल के चू जाता है। जैसे गलनांक कम होना चाहिए और ताप बढ़ने से ऐसा होना चाहिए कि ताप बढ़े तो इसका प्रतिरोध बढ़े, नहीं तो ठंडा रहे तो कोई प्रतिरोध नहीं। नहीं पता चला जाए ठंडा ही है, गर्म नहीं हुआ, फिर भी इतनी ज्यादा बिजली खा रहा है कि मोटर में जितनी यूज होनी चाहिए उससे ज्यादा ही बिजली खा रहा है, तो पता चला हम बिल भरे भरे मर गए, बिल ही भर भर के हम परेशान हो जाएंगे। समझ गए आएगी बात की नहीं? हेलो? तो ऐसा भी फ्यूज नहीं होना चाहिए कि खुद ही सारी बिजली खा जाए और तुम्हारा कूलर फ्रिज चलाने में बिजली जितनी लग रही उससे ज्यादा ही खा रहा, तो ऐसा भी नहीं। तो उसका जो है नॉर्मल सामान्य ताप पर प्रतिरोध इसका कम हो, प्रतिरोध तभी बढ़े जब जरूरत हो। जरूरत कब होगी? जब इसके, जब ज्यादा बिजली आ जाए, ज्यादा करंट फ्लो हो, तो जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तो इसका अपने आप अपना प्रतिरोध बढ़ा ले, अपना ताप बढ़ा ले, तो ऐसा धातु ढूंढते हैं। समझ गए कि नहीं? और जब जरूरत नहीं है चुपचाप शांत बैठा रहे। समझ गए? तो पहलवानी दिखानी है तो भैया जब जरूरत हो तब, ये नहीं कि घर में कोई चीज लाठी रखी है तो रोज किसी दूसरे को 2 लठ मारे, तो ऐसा पहलवान नहीं चाहिए। समझ गए? जब जरूरत पड़े तब। ठीक। घरेलू परिपथ में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, डैश डैश मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 एम्पियर तक के आदि अनुपात धारा के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। अनुमतांक धारा का मतलब क्या होता है? इसके क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ तो यूपी बोर्ड में कम पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। समझ गए? वहाँ का पेपर भी मैंने पहले बताया कि ज्यादा टफ होता है। तो अनुपातांक धारा क्या होती है? अनुपातांक धारा होती है कि उस वो धारा जिससे अधिक धारा बहन, वह निश्चित धारा जिससे अधिक विद्युत फ्यूज में धारा बहने पर विद्युत फ्यूज गल जाएगा। समझ गए? इस बात समझ में आए कि नहीं? वह निश्चित धारा जिससे अधिक विद्युत धारा बहने पर फ्यूज अपने आप गल जाएगा गर्म होकर के। बात समझ में आई? कभी कभी इसको दूसरी भाषा में भी कहते हैं कि वह निश्चित धारा जिससे कम धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज हमारा नहीं गले। समझ गए? जैसे 10 अनुमतांक है धारा किसी की, धारा का एक अलग परिभाषा। तो देखो अनुमतांक धारा का मतलब क्या हो गया कि इससे अधिक धारा बहेगी, जैसे 11 बह गई तो तुम्हारा फ्यूज गल जाएगा, इससे कम बहेगी नहीं गलेगा, तो ये वो निश्चित धारा होती है। ठीक है? तो ये क्या होता है कि कई बार ये यंत्रों के सापेक्ष में भी लिख के आएगा कि इससे ज्यादा धारा इसमें नहीं बहनी चाहिए। मान लो तुमने मोटर खरीद के लाया, उसमें लिखा होगा कि इससे ज्यादा अधिक धारा इसमें न बहे, अनुमतांक धारा वहां पे लिख के आएगी, प्रिंट होके आएगी। अब तुमने उससे ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित करा दिया, कंपनी वाला कहेगा मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुमने उससे ज्यादा धारा प्रवाहित हो गई, मोटर तुम्हारी जल गई, मेरे से कोई लेना देना नहीं। ठीक, मैंने लिख के दिया था कि 10 एम्पियर से धारा इसमें नहीं ज्यादा बहनी चाहिए। समझ गए? तो क्या होगा, वो क्योंकि उसके बगल में एक तो 10 अनुमतांक गलनांक का एक फ्यूज उसमें लगा के अंदर फिट कर देता। समझ गए? तो ऑलरेडी उसने फ्यूज लगा दिया। ठीक है?
या नहीं भी लगाएगा तो वो तुमसे कह रहा है कि इसको जब भी यूज करना तो इतने का अनुमतांक का एक फ्यूज लगा देना। तो ऐसा फ्यूज लगाओगे कि 10 एम्पियर से जैसे ही धारा बहे 11 तुरंत गल जाए, मोटर सुरक्षित। नहीं गला, नहीं सुरक्षित। समझ गए? ये कहानी है। इतनी बात समझ में आई? हेलो? ये तो अनुमतांक धारा का कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया। तो अनुमतांक धारा वही धारा होती है जिससे धारा अगर किसी यंत्र के लिए 10 एम्पियर की धारा अनुमतांक है तो उससे ज्यादा प्रवाहित करोगे वो यंत्र खराब हो जाएगा, सुलग जाएगा, धुआं फेंकने लगेगा, फिर खराब भी हो जाएगा, फिर दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो उसी अनुपातांक का उसके श्रेणी क्रम में एक तो फ्यूज लगा देंगे तो भैया फ्यूज ही पहले गलेगा तो बच जाएगा। समझ गए? अच्छा, इसके बाद है तुम्हारा, इसमें कह रहा है कि हाँ, तो घरेलू परिपथ में हम इस तरीके के फ्यूज उपयोग करते हैं। तो कई कई जगहों पे वो डिपेंड करता है कि जिनमें ज्यादा बिजली जानी है उनके मतलब कम ज्यादा बिजली की सप्लाई होती है, वो धारा की सप्लाई होती है ना, तो जहाँ ज्यादा धारा की जरूरत होती है वहाँ ज्यादा अनुमतांक वाला फ्यूज लगा देते हैं। जहाँ के कम धारा की जरूरत होती है वो कम अनुमतांक धारा का फ्यूज, वो सारी फ्यूज लगाते हैं। ठीक है? उस स्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का है, जब इसे 200 वोल्ट पर संयोजित 220 वोल्ट पर संयोजित करते हैं तो प्रवाहित धारा, धारा का P बराबर वी आई होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आई, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे P इक्वल टू वी आई होता है, तो I इक्वल टू पी वाई पी। ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये आया है P इक्वल टू वी आई से। ठीक है? तो यहाँ पे I इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ से फिर आई इक्वल टू, अब मान लो हमने उसको दे ही दिया है कि एक तो तुम क्या खरीद के लाए, एक तो क्या प्रेस खरीद के लाए, जिसे कपड़ा प्रेस करते हो, इस्त्री बोलते हैं उसको, विद्युत इस्त्री। अब उसमें 1 किलोवाट लिखा है तो 1 किलोवाट वो अपने कॉपी में लिखोगे। अब फिर उसमें लिखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से भाग दोगे तो धारा का मान निकल आएगा। और जब धारा का मान निकल आएगा तो धारा का मान लगभग 4.54 आ रहा है, तुम भी निकाल लेना। अब कहोगे कि यार देखो इसमें इससे अब इस प्रकरण में फ्यूज का अनुमतांक धारा 4.54 से अधिक अर्थात 5 एम्पियर होगी। समझ गए? इसका मीनिंग क्या हो गया? अब देखो इसमें क्या है, 4.54 एम्पियर आ रहा है धारा का मान। अब मान लो इससे, अब तुम इसमें 4 से ज्यादा एम्पियर का धारा का कैलकुलेशन आ रहा है तुमको, इस 4 से लगभग 4.5 के आसपास इसको धारा चाहिए। किसको चाहिए? हमारे प्रेस को। अब इसके श्रेणी क्रम में अगर तुम मान लो 4 एम्पियर का कोई फ्यूज लगा दोगे, 4 एम्पियर अनुपातांक वाला, तो 4 से ज्यादा थोड़ी सी भी धारा बहेगी, चाहे 4.1 होगी तो गल जाएगा। गल जाएगा कि नहीं? बोलो। तो इसमें क्या होगा, कम से कम भैया जितनी इसको धारा चाहिए वहां तक तो फ्यूज न गले, तो 4.5 बहे, ठीक है, 4.5 से 5 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद गल जाएगा, कोई बात नहीं। तो जितनी धारा चाहिए उससे थोड़ी सी धारा ज्यादा बहेगी तभी तो खराब होगा। जितनी धारा ले सकता है उससे ज्यादा में तो कोई दिक्कत, तो थोड़ी बारी जितनी चाहिए उसको जरूरत, उससे पहले अगर तुम्हारा फ्यूज गल के चू गया तो बेचारा वो परेशान हो जाएगा, कहेगा जब मैं फुल फ्लो में आ गया काम करने के उससे पहले फ्यूज ने गल गया, धारा आ ही नहीं मेरे पास, आ ही नहीं रही मेरे पास, तो क्या होगा? तो 4.54 है तो उसके लिए अनुमतांक, क्योंकि हमारे जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं उसमें जो फ्यूज आएंगे हमारे, वो आएंगे या तो 4 का होगा या तो 5 का होगा, या तो 4 का लगाओगे या तो 5 का लगाओगे। क्योंकि हमारी धारा कितनी आई है, 1000 बटे में 220, दैट इज इक्वल टू 4.54, इतनी एम्पियर की धारा चाहिए। तो 4 का या तो फ्यूज लगाओ या तो 5 का लगाओ। 4 का लगा दोगे तो जितनी इसको धारा चाहिए उतनी मिलेगी ही नहीं। मिलेगी क्या? पहले ही गल जाएगा, 4 जैसे मिलेगी फ्यूज गल गया। तो इसलिए 5 की लगा दोगे तो इसको धारा जितनी मिलेगी चाहिए उतनी मिलेगी, थोड़ी उससे ज्यादा मिल जाएगी इसको, तो इतनी जल्दी ये खराब नहीं होने वाला, रेंज होती है इनकी। समझ गए? इनकी रेंज होती है कि इतने से ज्यादा है। अगर ये इसको मिनिमम धारा 4.54 चाहिए तो हो सकता है
5 तक 6 तक ये सेफ रहेगा, समझ गए। तो 5 5 वाला अगर फ्यूज यहाँ पे लगा देंगे तो इससे ज्यादा इसमें धारा ये जाने ही नहीं देगा, ठीक। क्योंकि हमारे हमको जो भी हमको फ्यूज होते हैं या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 3 होगा, डायरेक्ट बीच में कोई नहीं होता। 3 से डायरेक्ट 4, 4 से डायरेक्ट 5, 5 से डायरेक्ट 6, इस तरीके के फ्यूज होते हैं हमारे। विद्युत शक्ति में कह रहा है कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कोई भी कार्य करने की दर हो, बिजली की कार्य करने की दर हो, तुम्हारी खुद की कार्य करने की दर हो, डीजल इंजन की कार्य करने की दर हो, समझ गए। बैल जो होते हैं उनके कार्य करने की दर हो, सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है। तो कुल मिला के हमने लिखा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। यह ऊर्जा उपभुक्त होने की दर के बराबर होती है। ऊर्जा उपभुक्त का मतलब क्या होता है? ऊर्जा को उपयोग करना। उपभोक्त का मतलब होता है उप जैसे, वैसे तो इसका शाब्दिक उपभोग से बना हुआ शब्द है ये। तो उपभोग करना, जैसे उपभोक्ता होता है, तुम लोग उपभोक्ता होते हो, कस्टमर होते हो, समझ गए। तो विद्युत ऊर्जा जो भी उपभुक्त होती है किसी भी यंत्र के द्वारा, मान लो तुमने मोटर चलाया तो मोटर भी ऊर्जा का उपभुक्त करती है, ऊर्जा खर्च करती है, समझ गए। ऊर्जा का अपने ऊपर वो एक प्रकार से खा जाती है ऊर्जा को, समझ गए। तो जो भी ऊर्जा खाएगी उस ऊर्जा के खाने की दर क्या है, पर सेकंड कितनी ऊर्जा खा रहा, उसी को उस पर्टिकुलर यंत्र की शक्ति कहेंगे। समझ में आई बात? विद्युत शक्ति को खा जाने को, समझ गए। अब खा जाना का उपभोक्त का मतलब खा जाना, समझ गए। तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वाट होता है। तो P इज इक्वल टू वी आई, हम पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लो। जहाँ V आरोपित विभवांतर है, I बहने वाली धारा, किसमें कोई भी यंत्र होगा उसमें से, ठीक है, कोई भी युक्ति होगी। अब है V इक्वल टू आई आर, ये हम पहले से जानते हैं ओम के नियम से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हालांकि हमने ओम का नियम नियम नहीं लिखा, आगे चल के इंटर में पढ़ोगे तो इसमें भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो समीकरण 1 जो है ये वाला समीकरण 1 कौन वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ जो तुम यहाँ पे वैल्यू रख दोगे v की जगह, समीकरण 1 में रख दोगे v, इस वाले में जो अभी अभी हमने बताया ये वाला, यहाँ पे रख दोगे v की वैल्यू, v की जगह आई आर लिखोगे, ये देखो v की जगह आई आर और r की जगह पहले से आर है, ये वाला देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया v की जगह आई आर, ये r पहले से है। तो सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखना इसको। फिर इसके बाद अब पुनः एक ही उसी समीकरण में, ये इसी समीकरण में अब की बार आई की मान रख दो, आई इक्वल टू वी बटे आर हो जाएगा। तो आई का मान रख दोगे तो p इक्वल टू v इंटू वी अपान में आर, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। दो सब फार्मूले हमारे बन गए। इन फार्मूलों को क्या होता है, इनका यूज भी होता है, कब होता है, जब एक से अधिक यंत्र तुम्हारे बिजली से चलने वाले किसमें लगे हों, श्रेणी क्रम में। तो इससे तुलना करी जाती है इससे कि कौन ज्यादा ऊर्जा उसमें उत्पन्न करेगा या ज्यादा ऊर्जा खाएगा, जितनी ऊर्जा को खाएगा उतनी ज्यादा उसमें उत्पन्न करेगा, विद्युत ऊर्जा जितनी खाएगा। और यहाँ पे जब समांतर क्रम में लगे हों दो ठो यंत्र तो उसमें दिखाएंगे कि कौन ज्यादा ऊर्जा खाएगा, विद्युत ऊर्जा, फिर उससे उसमें उत्पन्न करेगा। तो जो जितना खाएगा उतनी उसमें उत्पन्न करेगा, उसी आधार पे हम पता करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो श्रेणी क्रम में जो होगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो उसकी शक्ति ज्यादा होगी, और समांतर क्रम में जिसकी प्रतिरोध कम होगा वो ज्यादा, उसकी शक्ति ज्यादा होगी, इसमें पर सेकंड वो ज्यादा विद्युत ऊर्जा खाएगा उतनी ज्यादा उसमें उत्पन्न करेगा। ये हमने इसके बारे में शायद पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आज बता दे रहे हैं तुम लोग को इसके बारे में। अभी थोड़ा डिस्कस कर दे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जैसे ये मान लो ये प्रतिरोध है, एक ये इधर प्रतिरोध लगा है, इस तरीके से प्रतिरोध लगे हो सकते हैं एक बैटरी के समांतर में।
समांतर क्रम में लगे हो सकते हैं, या तो दो ठो प्रतिरोध ऐसे लगे होंगे, ठीक है, इस तरीके से लगे हो सकते हैं, ठीक है। बैटरी वही है, मान लो इसमें भी वोल्टेज भी है, इसमें भी वोल्टेज भी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे तुमको ध्यान देने वाली बात है कि मान लो थोड़ी देर के लिए R1 का मान R2 से ज्यादा है, तो कौन ज्यादा प्रकाश R1, इस वाले में, इस केस में कौन ज्यादा प्रकाश देगा, तो जो ज्यादा विद्युत ऊर्जा को खाएगा, और जितनी ज्यादा ऊर्जा खाएगा उतना उष्मा उत्पन्न करेगा, उतनी ज्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा उतना तेज जलेगा, जो ज्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा उतने तेज चलेगा ना। ज्यादातर बल्ब के केस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो ये पहला बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तो ये किस में है, समांतर क्रम में, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, समझ गए, समांतर क्रम के लिए, क्योंकि समांतर क्रम में दोनों में सेम सेम विभवांतर मिलेगा, ठीक है। इस वाले में कौन सा फार्मूला लगाओगे, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें धारा दोनों में सेम सेम धारा बहेगी, समझ गए, इसमें भी धारा आई, इसमें भी धारा आई, तो ये फार्मूला, ठीक। इसमें दोनों में, इसमें भी विभवी, इसमें भी विभवी, समझ गए, इस वजह से इसमें ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कुछ बात पल्ले पड़ी, तो इसमें देखो, अगर इसमें हम देखें कि कौन ज्यादा विद्युत शक्ति खाएगा, उस हिसाब से फिर प्रकाश देगा, तो इसमें कौन ज्यादा देगा, इसमें आर नीचे, जिसका जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो कम प्रकाश देगा, तो आर, इसमें R1 ज्यादा, इसमें R2 ज्यादा तेज जलेगा, R2 ज्यादा प्रकाश देगा, ठीक है। किस केस में, ऊपर वाले केस में। नीचे वाले केस में क्या होगा, कंडीशन यही रहेगी दोनों के लिए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे R तो ऊपर है, तो जिसका R ज्यादा उसका P ज्यादा, तो ज्यादा विद्युत ऊर्जा खाएगा, उसमें भी उतना ज्यादा उत्पन्न करेगा, उतना प्रकाश उत्पन्न करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, R1 ज्यादा प्रकाश देगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें देख लो, हमने दोनों में लिख दिया, इस केस में भी R1, दोनों प्रतिरोध सेम प्रतिरोध है, एक को श्रेणी क्रम में लगा दिया, पहले श्रेणी समांतर क्रम में लगा दिया, फिर श्रेणी क्रम में लगा दिया, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार इसमें क्या होगा, इसी में कहो 3 बल्ब लगा दे, यहाँ पे 3 लगा दे, तो ये चाहे जितने लगा दे, इसमें जिसका सबसे कम प्रतिरोध होगा वो ज्यादा प्रकाश देगा, इसमें जिसका सबसे अधिक प्रकाश प्रतिरोध होगा वो ज्यादा प्रकाश देगा, समझ में आई बात। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे तुम्हारे घरों में बल्ब लगा दिया जाए, एक तो ज्यादा प्रतिरोध का, एक तो कम प्रतिरोध का, अपने अपने घर में लगा दिया, कौन ज्यादा तेज प्रकाश देगा, जल्दी बताओ। घरों में जो विद्युत युक्त लगी होती है जितनी भी, सब समांतर क्रम में होती हैं, तो अगर 2 बल्ब लगाओगे तो उसमें 2 को समांतर क्रम में दोनों हो जाएंगे, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें जिसका प्रतिरोध कम होगा वही ज्यादा जलेगा, इसलिए दुर्गेश की बात सही हो गई, हालांकि उसने अंदाजन बताया था, समझ गए कि नहीं। जो तुम लोग दीपावली में वो खरीद के लाते हो, जो जलती हैं, उनको क्या बोलते हो, झालर भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो जो झालर होती है उसमें अगर मान लो, झालर जो होती है उसमें अगर कोई बल्ब ज्यादा प्रतिरोध का है, कोई कम का है, सीरीज में ऐसे सब लगे रहते हैं, एक लाइन से लगे रहते हैं कि नहीं, क्यों, हेलो, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं कि नहीं, सब लोग पुतुप जलते रहते हैं। अब ये बताओ उसमें कौन ज्यादा तेज लाइट फेंकेगा, कौन कम, ज्यादा प्रतिरोध वाला फेंकेगा लाइट ज्यादा कि कम प्रतिरोध वाला। तो जब श्रेणी, झालर के बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो ये वाला श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगेगा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रकाश देगा, तो झालर में R1 ज्यादा प्रकाश देगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रकाश देगा, समझ में आई बात। आई देते हैं यार, झालर में अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो एक भी नहीं जलेंगे आगे के, समझ गए, क्यों,
एक फ्यूज हो गया, तार कट गया, तो उसके उस अब आगे धारा ही नहीं जाएगी। समझ गए? क्योंकि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर से घुस के धारा आर पार करके जाती है। यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में एक तो बल्ब फ्यूज भी हो जाएगा तो धारा इधर से जाएगी, ये जलता रहेगा। समझ गए? तो समांतर क्रम में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो दूसरा ऐसे थोड़ी है कि बंद हो जाए, वो तो चलता ही रहता है घरों में जो बल्ब लगे होते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में अगर दोनों को लगा दोगे तो एक फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा अपने आप नहीं जलेगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि वो फ्यूज हो गया, वो फ्यूज नहीं हुआ। जब उसको तुम किसी दूसरी जगह लगा दोगे, जैसे भी उसको विद्युत की सप्लाई मिलेगी, वो जलने लगेगा। समझ गए? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में। अच्छा, एकदम थोड़ा सा बच रहा है, ये सब रटने वाली चीजें हैं। वाट की परिभाषा, सूत्र P इक्वल टू वी आई से। इसमें क्या है तुम्हारा, अ, हम्म, अरे यार, सूत्र P इक्वल टू वी आई से, यदि, या मैं कह लिख सकते हैं जैसे, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट और धारा इक्वल टू 1 एम्पियर, आई धारा होती है, ये 1 एम्पियर लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो P इक्वल टू 1 वाट होगा। जब इसको वैल्यू को रख दोगे उस समीकरण में, V इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1, तो P इक्वल टू 1 वाट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो अब उसी के आधार पर हम परिभाषा लिखते हैं, अर्थात किसी युक्त में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस यंत्र की शक्ति 1 वाट होगी। ये इस तरीके से परिभाषा लिखोगे, तुम्हारी कॉपी में ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है? ध्यान रखना। कोई क्या लिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपना आंसर अपने तरीके से लिखो तभी ज्यादा नंबर मिलते हैं। ज्यादा नकल किताबी आंसर लिखोगे तो नंबर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर टॉपर बनना है तो ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है? अब नोट कर लो, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पियर है लिखा है। वन वी, एक वी से वोल्ट, एक ऐसे एम्पियर, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। हालांकि यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना। ये कैसे बना है जान लो। जैसे P इक्वल टू वी आई होता है तो P के लिए वाट यूज कर लिए W, और V के लिए V, और आई के लिए एम्पियर। समझ गए? तो इस तरीके से हम P इक्वल टू वी ए बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे तुम लोगों का P इक्वल टू वी और आई होता है, मैं यहाँ पे 1 तो लिख ही सकता हूँ, यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ। तो 1, P का मात्रक क्या होता है, वाट। 1, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। होता है कि नहीं? आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। होता है कि नहीं? बोलो। तो इसीलिए इसको 1 वाट इक्वल टू 1 V से वोल्ट और ए से एम्पियर ऐसे लिख देते हैं। ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, ठीक है? हाँ, समझ में आए तो अच्छी बात है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जा तक होता है तो उपभोक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। आगे लिखा है 1 वाट घंटा इक्वल टू 1 × 3600 वाट × सेकेंड। इसमें याद रखना, वाट 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अगर निकालना आता है तो अच्छी बात है। 1 किलोवाट घंटा, जब 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होती है। इसी को एक यूनिट बोलते हैं। जैसे तुम लोग का बिजली का बिल आता है तो यूनिट के हिसाब से आता है, ठीक है? इसे कहीं 8 रुपए यूनिट है बिजली मान लो, तो 1 किलोवाट का कोई भी मान लो, 1 किलोवाट जिस जिस भी यंत्र की शक्ति है, तुमने 1 घंटा चला दिया तो 8 रुपया तुम्हारा खर्चा हो गया। अब 8 रुपया का बिजली बिल सरकार तुम्हारे पास भेज देगी। समझ गए? 10 घंटा चलाओगे तो फिर 80 रुपये हो जाएगा बिल। समझ गए? तो अभी सोच लो कि तुम कितनी बिजली खर्च कर रहे हो। समझ गए? तो 1 घंटे तक उपयोग करेंगे तो 1 किलोवाट घंटा होगी। इसे एक यूनिट भी कहते हैं। एक यूनिट क्यों बोलते हैं? इसी यूनिट के हिसाब से हमको हमारे जो बिजली का बिल आता है, जहाँ जो भी बिजली हमको प्रोवाइड कराते हैं, अगर सरकार प्रोवाइड कराती है तो सरकार हमें इसी के आधार पर बिजली लेती है। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट या व्यापारिक यूनिट। किसको? किलोवाट घंटा को। कभी कभी लिख के आ सकता है, पूछ सकता है कि बिजली खर्चा का जो व्यापारिक यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो 1 किलोवाट घंटा होती है। इसे एक यूनिट भी कहते हैं।
ये नीचे लिखा भी है, ये यूनिट एक व्यापारिक मात्रक है, समझ गए। 1 किलोवाट घंटा को हमने कन्वर्ट किया है, देख लो, किलो की जगह 1000 वाट, 1 किलोवाट का मतलब, के का मतलब होता है 1000, समझ गए। वाट, और फिर घंटा को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, गुणा करा दिया, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ गया, ठीक है। 1 वाट इंटू सेकेंड 1 जूल होता है, उधर साइड में लिखा हुआ है, ये बात याद रहे तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। वाट इंटू घंटा को अगर तुमको समझना है कि कहाँ से आया है, देखो, पी टी इक्वल टू होता है डब्लू, पी हो गया शक्ति, टी हो गया समय, डी हो गया किया गया कार्य, दोनों तरफ 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण के दोनों तरफ 1 1 2 2 कुछ भी लगा दो। यहाँ पे 1, पी का मात्रक क्या होता है वाट, टी का मतलब क्या मात्रक क्या होता है सेकेंड, 1 वाट ये कार्य होता है, ठीक है, डब्लू कार्य, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल, समझ गए। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या है कार्य, ये क्या है समय, ये क्या है शक्ति, ठीक, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। कुछ बात समझ में आई।